बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लो भाई, क्लाउड कर दिए हैं मैंने और क्वेश्चन बन गया है क्लाउडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज 73 है, आउटम 17 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। पास पेपर इसलिए बार बार करवा रहा हूँ ताकि एक डर आपके अंदर खत्म हो जाए कि यार कहीं एमएफए कोई मुश्किल सब्जेक्ट तो नहीं है। ये हमने सबसे पहले वेरीफाई कर रहे हैं कि एमएफए मुश्किल नहीं है। क्लाउडी कंपनी लिमिटेड CCL मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स स्पेशलाइज्ड मशीन X85. A newer version of the machine is gaining popularity in the market and CCL is therefore considering to introduce a similar version D44. Detailed research in this respect has been carried out during the last 6 months at a cost of 3.25 million. The related information is as under. जी मेरे बच्चों, has been carried out during the last 6 months, तो ये तो sunk cost नहीं है, और अगर पैसे नहीं दिए तो ये कमिटेड कॉस्ट है। पैसे दे दिए तो संक कॉस्ट, पैसे नहीं दिए सर्विस ले ली तो कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट हो या कमिटेड कॉस्ट हो, ये डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है, तो ये मेरे एनपीवी फॉर्मेट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एनपीवी तो मैं बना रहा हूँ फ्यूचर की अप्रेजल के लिए, और जिस कॉस्ट ने मेरे डिसीजन के यस नो में सेम रहना है वो कभी मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। अफेक्ट नहीं करेगी तो कौन सी कॉस्ट? इररेलेवेंट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इररेलेवेंट कॉस्ट। इसके इररेलेवेंट होने की वजह से, इसके इररेलेवेंट होने की वजह से ये एनपीवी फॉर्मेट में नहीं आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट, क्या कह रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर मैन्युफैक्चरिंग D44 वुड बी का मतलब करना है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड commissioning of the plant, projected production and sales of D44. ये क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रेलिवेंट है? इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो कब? T0 में। ये क्या है? यूनिट्स। भाई यूनिट्स 20, 25, 23 और 29। सेल्स वॉल्यूम, इसका सेल्स वॉल्यूम नहीं, X80, और हम डील मार रहे हैं D44 की। अब या ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या ये इसका सब्स्टिट्यूट होगा, या इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, या ये इसकी वजह से नीचे जाएगा। हमारी वजह से जो कुछ होगा वो हमें मिलेगा। गुड न्यूज है तो हमें क्रेडिट मिलेगा, बैड न्यूज है तो हमें उसका चार्ज मिलेगा। तो याद रखना रेलिवेंट कॉस्टिंग का बुनियादी रूल, जिस वक्त हमारी इवैल्यूएशन चल रही है तो ये प्रोजेक्ट सारों से डिटैच हो जाता है, और बिजनेस कहता है तुम कौन हो? इंडिपेंडेंट हो। तुम्हारी वजह से बिजनेस को क्रेडिट मिला तो तुम्हें क्रेडिट जाएगा, तुम्हारी वजह से बिजनेस को चार्ज हुआ तो तुम्हें चार्ज जाएगा। लिखो, रेलिवेंट कॉस्टिंग का बुनियादी उसूल है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का बुनियादी उसूल है क्या कहा? रेलिवेंट कॉस्टिंग का बुनियादी उसूल है रेलिवेंट कॉस्टिंग का बुनियादी उसूल है हमारी वजह से फायदा हुआ। हम कौन? नहीं, प्रोजेक्ट। क्या रेलिवेंट कॉस्टिंग पड़ी हुई है? हम मीन बिजनेस नहीं है, हम मीन प्रोजेक्ट, हम मीन ऑर्डर, हम मीन डिसीजन, हम मीन एक्टिविटी, हम मीन ब्रांच, हम मीन डिवीजन। ओके, तो हम कौन? प्रोजेक्ट। हाँ, यही मैंने कहा था, इंट्रो और R1 को हटाते हैं। अब आप बिजनेस रन करना सीख रहे हैं,
बिजनेस रन करने में जिसकी बात होगी वही हम होगा, और इंट्रो R1 R2 में हम मीन बिजनेस। ओके, तो हम मीन प्रोजेक्ट, हम मीन ऑर्डर, हम मीन डिवीजन, हम मीन ब्रांच, हम मीन प्रोडक्ट, हम मीन यूनिट, हम मीन कॉस्ट पूल, हम मीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें आपने कॉस्टिंग में पढ़ी हुई है। हम का मतलब ये लेना, क्या लिखा, हमारी वजह से फायदा होगा तो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा, तो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। हमारी वजह से कोई नुकसान होगा तो हमें उसका चार्ज पड़ेगा, तो हमें उसका बोलो चार्ज पड़ेगा। सेल्स वॉल्यूम ऑफ X5 in the latest year was 30,000 units। लेटेस्ट ईयर का मतलब हाल फिलहाल, क्या हाल फिलहाल। It is estimated that introduction of D44 would reduce the sale of X85 by 2,000 units every year। उसकी इंग्लिश को अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूज करना है, उसकी इंग्लिश को अपने कॉन्सेप्ट के यूज करना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम दो है, हमने इंग्लिश भी सीखनी है और हमने कॉन्सेप्ट भी सीखना है। बाकी कॉमन ने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, उन्होंने दूसरे की लैंग्वेज नहीं सीखनी। हम ज़्यादा मेहनती कौम है, अल्लाह करे कि हमें हमारी मेहनतों का सिला मिल जाए दुनिया में भी और आखिरत में भी। इट इज़ एस्टिमेटेड, अंदाज़ा है D44 की वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है हमें चार्ज पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से किसी की सेल कम हो रही है। अब बिजनेस आ जाएगा और कहेगा ओए अंसारी तेरी वजह से, ओए अल्लाह के बंदे तेरी वजह से, ओ तेरी वजह से क्या हो गया, X85 की यूनिट्स कम हो गई। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा हुआ तो बिजनेस को मेरी वजह से नुकसान हो गया, और अगर वो लॉस इनकर कर रहा था तो बिजनेस को मेरी वजह से फायदा हो गया। और साइलेंट होने पर वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, साइलेंट होने पर वो अच्छा जी भाई जरा ध्यान से, 2000 यूनिट्स बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, घोल के पीना है। 1 लाख X85 बेच रहा था, कब, लेटेस्ट नहीं बोलना, आज अगले साल जब बेचूंगा तो 1 लाख नहीं बेचूंगा, X85 98,000 बेचूंगा। T2 T3 T5 इसका मतलब 2,000 क्या होता जाएगा। अब जो 1 लाख से कम होके 98 पे जाएगा वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। 1 लाख से 98 पर जाकर जो 2 गिरा है वो मेरी वजह से गिरा है, तो उसका बर्डन भी मुझे फेस करना पड़ेगा। क्लियर। अब बताएं जी, T1 में कितना नुकसान हुआ मेरी वजह से, 2, T2 में 2, T3 में 2। अब आगे देख लूंगा लाइफ कितनी है, लिखा हुआ है कहीं लाइफ, कहां पे लिखा हुआ है, कहां, नंबर ऑफ यूनिट्स 4 साल के, ठीक है भाई। T3 T4 2 आगे आए। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अच्छा अभी ये नहीं पता 2000 यूनिट जब नहीं बिकेंगे कितना नुकसान होगा, क्योंकि अभी X85 का कंट्रीब्यूशन सामने नहीं आया। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ D44 इन ईयर 1 इज एस्टिमेटेड। आओ भाई, ओए बुजुर्गो, ओए बाजियो, ईयर 1 T1 आ गया। सेलिंग प्राइस कितनी है
अब कुछ बच्चे तो यहीं बेहोश हो जाते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चन ही गलत है, सेलिंग प्राइस भी 40,000 हो सकती है? जब जाके इतने इतने महंगे सूट खरीदते हो, परफ्यूम खरीदते हो, जब 40,000 के सूट होते हैं, अम्मा अब्बा को कहते हो यही लेना है, यही लेना है, तो भाई इतनी महंगाई के दौर में माँ बाप पे बर्डन ना डाला करो, ठीक है प्लीज़। पहले बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। 40,000 32,000 क्या रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताएं T44 का कंट्रीब्यूशन 8,000 कब? T1 में। अब अगर इन्फ्लेशन लगा तो कहीं लिखा हुआ करंट टर्म्स नहीं, तो पहला इन्फ्लेशन कब से लगेगा? T2 से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन इन ईयर इज एस्टिमेटेड एट ईयर 1 में कंट्रीब्यूशन कितना है? X85 का। आज 30,000 सेल्स वॉल्यूम है आज, तो पहले साल कितना गिरेगा? दूसरे साल 4,000, 2,000, हर साल गिरेगा ना भाई, हर साल गिरेगा। यहां कितना रह गया? 98, यहां 96, यहां और यहां कितना है? 30,000। अब लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन बोलो, साइलेंट हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या कहा? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स सेम रहेंगी। यूनिट्स क्या रहेंगी भाई? बोले सेम रहेंगी। यूनिट्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को ना एमएफए के समझना है, कारोबारी जहन बनाना है। मैं खड़ा हूं, मैं 30,000 बेच रहा हूं। कितना बेच रहा हूं? ठीक, अगले साल कितना बेचूंगा? ठीक है, कितना? अब मुझे बताएं, दूसरे साल में जाकर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से कितना नुकसान हुआ? 4,000 यूनिट का। कारोबारी जहन बनाने, मुंशियों वाला तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉस और एमएफए कारोबारी पेपर है, ये मुंशियों वाला पेपर नहीं है। आपको बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। दोबारा देखें, एवरी ईयर, ये नहीं है कि 2,000 हर साल कम हो गए। एवरी ईयर कितने कम होंगे? 2,000। अब बताएं T0 में कितना बेच रहा हूं? T1 में, T2 में, T3 में, T4 में। अब जरा 22 को 30 से कंपेयर करें, कितना नुकसान हुआ? 8,000। 24 को 30 से, 26 को 30 से, 28 को 30 से। पेपर में बच्चा क्या गलती करके आता है? वो हर साल 2,000 करता है। एवरी ईयर 2,000 क्या हो जाएंगे? ये क्या है? बाय। जाओ इंट्रो में चले गए, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट चले गए, इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू, डिक्रीज बाय, डिक्रीज टू। बाय का मतलब हर साल इतना और होगा। मेरी सैलरी हर साल 10% इंक्रीज होती है, तो ये क्या? इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय। परसेंटेज दे दे तो परसेंटेज पिछले साल पे लगाते हैं, एब्सोल्यूट दे देगा तो एब्सोल्यूट पिछले साल पे लगाएंगे। हर साल 2,000 कम होता जाएगा। जब T2 में बैठकर वो X5 को देख रहा होगा, X85 को, तो क्या कहेगा? यार इसकी वजह से
कोई कहेगा यार 2000 तो पहले गिरे थे, ओ भाई वो तो पिछले साल में गिरे थे, इस साल को अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो 4000 गिरे हैं। क्यों? हमने तो अज्यूम किया हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन साइलेंट हो तो यूनिट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो T1 में कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 30,000, T2 में 30,000, T3 में 30,000, T4 में 30,000। अब जरा देखो, जो मैं 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। पहले साल 28 पे गया, कितना हुआ? मैं तो T2 में 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब कहां जा चुका? 26 पे कितना गिरा? मैं तो T3 में 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये चला गया 24 पे, कितना गिरा? क्लियर है? रट्टा तो नहीं लगा रहे, दिमाग खोलना पड़ेगा, यहाँ रट्टा कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन दूसरे से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कारोबार में हर दिन दूसरे से मुख्तलिफ होता है। R1 R2 में एक पैटर्न है, उसकी एक आधी एडजस्टमेंट तंग करती है। इसलिए तो आप देखें MFA के और कॉस के एक दिन में 2-2, 3-3 पास पेपर सॉल्व हो सकते हैं। R1 का सिर्फ एक सॉल्व होता था, वो वहां से शुरू होकर वहां खत्म होता था। यहाँ आप देख रहे हैं मैं पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, छोटा सा एरिया कवर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ खेल रिटेंशन का नहीं है, रिटेंशन का नहीं है। MFA के पेपर से एक दिन पहले मैं कहूँगा T20 का आराम से मैच खेलो। कॉस और MFA इन दोनों पेपर में अगले दिन पेपर है, आप पहले दिन मैच खेल रहे हो, क्योंकि ये मैथ के पेपर हैं, या आता है या नहीं आता। इसलिए फिर बच्चा कॉस में डर रहा होता है। क्यों डर रहा होता है? और सर ये क्वेश्चन किया, वो अगला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है। कल पूरा घंटा मैं बच्चों को यही समझाता रहा कि तुम मुंशी नहीं हो, कॉस के पेपर में तुम बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो चलेगा। हम क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, नहीं नहीं ये तो पास पेपर है, इसका मतलब ये तो टीचर ने करे। नहीं, बच्चे के हाथ खोलते उसे को जा भाई तैर तैर, कुछ ना कुछ तो तू ढूंढ के लाएगा। जब लाएगा तेरा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब्बा जी सामने आ जाए और कोई बहाना बनाना, 2.5x पे चलता है इनका दिमाग। यहां से आएंगे तो ये जवाब, यहां से आएंगे तो ये जवाब। दो दोस्त आ गया जिसका एक्सीडेंट करवाया तो क्या जवाब देना? कैसे रूहानी बीमारी है, ये नींद में चलता है। अब्बा जी ये तो अभी हॉस्पिटल में था। कसम से ये देखें मुफ्ती साहब ने कहा कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही बीमार हो जाएगा। जितनी तेजी से अब्बा जी के सामने दिमाग चलता है, उतनी तेजी से एग्जामिनर के सामने दिमाग चलाना है। और R1 R2 में सो जाओ आराम से, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, वही चीज बार बार आनी है। कंसोलिडेशन का आपने देखा, सेम एडजस्टमेंट बार बार आती है, यहां ऐसा नहीं होगा। ठीक, आ जाओ। इसके बाद क्या कह रहा है? कंट्रीब्यूशन कितना था? कब? ईयर 1 में। फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 आर एस्टिमेटेड एट ईयर, इन्फ्लेशन हुआ तो ईयर 2 से। हाउएवर इफ द न्यू प्लांट इज इंस्टॉल्ड, fixed cost is a type of cost which remains constant in total with the change in level of activity. हमारी वजह से अगर फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीज आई तो वो रेलिवेंट होगी। अभी क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 आर एस्टिमेटेड एट, अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो हम समझ लेते दो अजम्पशन कि या तो ये एग्जिस्टिंग है या ये इंक्रीमेंटल है। अभी तक हम ये अज्यूम करके आए थे कि ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन में पुट कर रहे थे। ठीक, अगर यहां वर्ड लिख देता एग्जिस्टिंग है तो फिर अपने प्रोजेक्ट में ना लेते। आगे, हाउएवर इफ द न्यू प्लांट इज इंस्टॉल्ड दीज कॉस्ट वुड इंक्रीज टू 45 से जंप करके, किसकी वजह से? हमारी वजह से। तो फिर जो इंक्रीज आएगा वो चार्ज भी हमें होगा। 45 लूं, 75 लूं, 30 लूं, 30 लेंगे। और अगर इन्फ्लेशन लगाना पड़ा तो कितने पे लगाएंगे? लेकिन किस साल से? T2 से, क्योंकि ये फिगर किसके हिसाब से है? आगे, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड रेजिडुअल वैल्यू की बात, तो उस पर इन्फ्लेशन नहीं लगाऊंगा। वुड भी किसके लिए? मशीन एंड प्लांट। आगे चले, The new plant would be depreciated at the rate of 25% under the WDV. Tax depreciation is to be calculated on the, simple हो गया। The residual value of the plant at the end of the useful life of 4 years is expected to be the equal to its carrying value. Okay. Applicable tax rate कितना है और टैक्स कब पे किया जाता है? जिस साल
क्या कैलकुलेट करना है? IRR। कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, एक रेट आएगा 12% का। कितने मार्क्स हैं? 15। करो सॉल्व। मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, हिम्मत करें, हिम्मत करें, शाबाश। अब बेटा फॉर्मूला बनाते हैं, T0, T1, T2, T3, T4। सबसे पहले ले लेते हैं सेल्स किसकी? D44 की। अच्छा, अगर कहो तो थोड़े से अब एग्जाम टिप्स की तरफ जाना शुरू करूं, अगर इजाजत हो तो। सेल्स की जगह D44 का क्या ले लूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या ले लूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और फिगर को एब्सोल्यूट रखने के बजाय अगर मिलियन में ले जाऊंगा तो मेरी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और MFA में खुद से मिलियन में फिगर्स कैलकुलेट करना कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता, बस साइड पे लिख देंगे रुपी इन मिलियन। यहां लिख देते हैं रुपी इन मिलियन, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। अब जरा ध्यान से, इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है, एक ही रेट है, ठीक है, इसका मतलब लाइफ हमारी आसान है, ठीक है। अब उठाएं। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस पर कोई और रेट होता और वेरिएबल कॉस्ट पे कोई और रेट होता, फिर मैं कंट्रीब्यूशन पे नहीं चल सकता। अभी मुझे सेल अलहदा करनी है, वेरिएबल कॉस्ट अलहदा करनी है। यूनिट्स पकड़ो, 20,000। ऐसे ही रेगुलर रहना, CA पूरा करना है, समझ गए? CA नहीं छोड़ने। जैसे अब रेगुलर है ना तो MFA में, तो उन्हें CA में ऐसी जिंदगी गुजारनी। जी भाई, यूनिट्स कितने हैं? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करो 40 में से 32 गए, 8 भाई, ठीक है। 8,000 ज़रब 20,000 ज़रब 1.1 T1 में दिया हुआ है। एक मिनट, ओ एक मिनट, एक मिनट, ये ठीक है। कहां से करना है? T2, T3, T4। और अगर यहां करंट टर्म्स होता, टुडेज टर्म्स होता, चलो बोलो जी, यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन कितना? 160 मिलियन। सारे बच्चे मिलियन में हैं, T2 में आ जाए। अब कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स इनटू इन्फ्लेशन, बोले भाई 220। T3 में आ जाए 260, नेक्स्ट आ जाए 308.79। ओके, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन किसका? D44 का। ओके हो गया। अब इस कंट्रीब्यूशन के बाद इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट T1 में कितनी है? T1 में 75 माइनस 45 कितनी? 30। ये 1000 में है। आखिरी 6 हैं, इसमें हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा। आखिरी 6 में तो टीचर एक क्लास में आके पढ़ाना शुरू कर देता है, बाद में उसे पता चलता है ये मेरी क्लास ही नहीं है। टेंशन नहीं लेनी। आगे बोलो। 30 कितने परसेंट लगाया है? 10%। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 39.93। ओके हो गया। अब लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका? X85 का। पहले साल कितने यूनिट्स? ओ बीबी, पहले साल कितने यूनिट्स का लॉस कंट्रीब्यूशन? दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। एक का कंट्रीब्यूशन कितना था? और ये किस शक्ल में है? इसका मतलब इस पे इन्फ्लेशन, लेकिन अगले सालों में इन्फ्लेशन कर दो।
सब कर लो, सब कर लो। जी भाई 2000 ज़रब 5500 कितने मिलियन बना? 11 मिलियन। अगले साल 4000 ज़रब कंट्रीब्यूशन इनटू इन्फ्लेशन, 6000 ज़रब कंट्रीब्यूशन इनटू इन्फ्लेशन 9, आगे 58. भाई दिल से इजाजत दी है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, दिल से नहीं होगी तो मेरी पकड़ हो जाएगी। भाई दिल से अगर इजाजत दे रहे हो तो मुझे सुकून होगा यार, बच्चों ने खुशी से इजाजत दी है। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह आपको बहुत राज़ी हो जाए आपसे। 4 दिन इंशाल्लाह आपको फिर जो हमने बात की है वैसे काम चलता रहेगा। लॉस कंट्रीब्यूशन हो गया, D44 हो गया, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो गया, लॉस कंट्रीब्यूशन हो गया। अब आगे आ जाए, कोई और कैश फ्लो है? हाँ जी, टैक्स सेविंग। क्या? और हमने एग्री कर लिया था सर अंसारी, हम यहाँ नहीं पुट करेंगे कि बाद में ऐड बैक करें, हम यहीं पर कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे और इधर पुट कर देंगे। चलें कर दें जल्दी से, 2 मिनट की वर्किंग कर दें, 2 मिनट की वर्किंग कर दें। जी भाई T0 में बाय किया कितने का? 450 मिलियन। ये कॉस्ट हो गई। T1 में कैपिटल अलाउंस कितने %? रिड्यूसिंग बैलेंस पर कितना बना? 112 पॉइंट, माइनस करें 337.5। T2 में जी भाई 25% कैपिटल अलाउंस, बोले 37 माइनस करें 253. T3 में जी 62 माइनस करें 189.8। T4 जी 40 माइनस करें 142.38। और ये सारा क्या बन गया? बैलेंसिंग कैपिटल, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू पहले दे दे तो बैलेंसिंग अलाउंस, और अगर WDV को रेजिडुअल वैल्यू बनाए तो पहले अलाउंस कैलकुलेट कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो सारी रेजिडुअल वैल्यू। कितनी हुई? 142.383। ये इनफ्लो आउटफ्लो? रेजिडुअल वैल्यू इनफ्लो है। ऑल दो इसका टैक्स सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं। टैक्स का रेट बताएं। 30% टैक्स सेविंग। टाइमिंग आगे बाद में लिखूंगा। लगाएं 30%। 33.75। नेक्स्ट 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 2। ओके, ये टैक्स सेविंग, ये और ये इनफ्लो है। ये क्या है? इनफ्लो। कब? T4 में, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन रेट नहीं है तो यही एज इट इज आ जाएगा। ओके हो गया। अब इस पर टैक्स लगाएं। इस पे क्या लगाएं? टैक्स। इसको पहले कहें टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या कहें? टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल कैश फ्लो। क्या कहोगे? टैक्सेबल कैश फ्लोज बोलें जी। 11 नेक्स्ट 162 पॉइंट जी
185 पॉइंट, नेक्स्ट 210.3 कर दें। एज ए स्टूडेंट R2 से आसान नहीं है, क्यों? बड़े बड़े फार्मूला, बड़े बड़े फॉर्मेट नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस दिमाग का खेल है कि लाइन सही पढ़नी आनी चाहिए। R1 से कॉस्ट आसान है, R2 से MFA आसान है। ये कंपैरेटिवली हल्के पेपर है, कॉस्ट और MFA। आओ टैक्स का रेट बोले 30%। सेम ईयर में है, एरियर में है? सेम ईयर में, लगाएं 30%। 35 पॉइंट, नेक्स्ट नेक्स्ट 55 पॉइंट, नेक्स्ट 63.09, बस। ओके हो गया। अब टैक्स सेविंग पहले नहीं लिखनी, पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो? 450 मिलियन का आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है इसकी रेजिडुअल वैल्यू? 42.383। पुरानी मोहब्बतें भूलती नहीं है। मुझे इन कितने दिन हो गए लेक्चर्स को? 8 दिनों में एहसास हुआ पुरानी मोहब्बत नहीं भूलती। मैं सुना करता था लोगों से किताबों में, जी पुरानी मोहब्बत नहीं भूलता इंसान। मैं कहता था यार कैसे हो सकता है, लेकिन जब से मैंने पिछले 6 दिन से ये पढ़ाया है ना, उधर कॉस्ट पढ़ाई है, मुझे लगता है बाकी पुरानी मोहब्बतें नहीं भूलती। क्योंकि बस आप आते हैं ना तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं, खुद ही आना शुरू हो जाती है, खुद ही आना शुरू हो जाती है। चलो टैक्स सेविंग ऑन, बोलो भाई, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस T1 में बोलो 33 पॉइंट, नेक्स्ट 31, 18.98, 14.238। कोई और आइटम देख लो जो रहती हो। फिक्स कॉस्ट हो गई है, कंट्रीब्यूशन जो आना है वो भी हो गया, जो लूज करना है वो भी हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो गई, रेजिडुअल वैल्यू भी हो गई, टैक्स एक्सपेंस भी हो गया, टैक्स सेविंग भी होगी। चलो जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढा जी। 12% डिस्काउंट फैक्टर 12% पर नेट कैश फ्लोस। बोलो बुजुर्गों 450, नेक्स्ट 117.05, 139.27, 148.571, 303.827। डिस्काउंट फैक्टर बोले 12%, 189, नेक्स्ट 797, 712, 636। प्रेजेंट वैल्यू बोलें जी 450 नेगेटिव 1053, 110.99, 105 पॉइंट, नेक्स्ट 193.23। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं। 64.53 पॉजिटिव। दूसरा रेट थोड़ा हैवी लें क्योंकि 64 को हमने डाउन करना है, 20% ले लें। दूसरा रेट 20% ले लें, IRR मांगा हुआ है ना, 20% ले लें।
जितना डिफरेंस हो ना उसके हिसाब से नंबर्स बढ़ा लिया कर। अब डिस्काउंट फैक्टर कितने पे लूँ? 20% पे। 1 बोले 833,694.57 नेक्स्ट 482 प्रेजेंट वैल्यू बोले 450 नेगेटिव किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? कैश फ्लो से। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान से। एक मिनट बचे। चलो भाई 97.5 96.65 86.02 150 140 6.44 एनपीवी बताओ। एनपीवी माइनस 23.39 18% भी फिर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन ये कैश फ्लो होते हैं ना इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम कितना करीब लें। अब IRR का फार्मूला लगा देंगे, याद है? लगाएं सब बच्चे। लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट बताएं। NPV एट लोअर रेट 64. NPV एट लोअर रेट माइनस हायर रेट NPV प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 23.39 हायर रेट लोअर रेट। फाइनल आंसर 17.87%। ओके है, कितने मार्क्स आ गए? 15 बाकी रह गए 35। ऐसे ही हर चैप्टर के पास पेपर करते रहेंगे। पेपर आसान है, पेपर मुश्किल नहीं, बस छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। चलो जी अगले पास पेपर पे आ जाए। पहले हेडिंग बनाए, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एडवांस्ड पॉइंट्स। क्या कहा? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एडवांस पॉइंट्स। अभी तक हमने ये अज्यूम किया है क्या कहा? अभी तक हमने ये अज्यूम किया है T0 में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी लॉजिक जरा समझ लो। वर्किंग कैपिटल की कहानी है क्या? वैसे तो आगे पूरा इसका टॉपिक चैप्टर है। डिसमेंटलिंग याद है? क्या होता है? एसेट लगाया,
उससे सारा 10-15 साल कमाया, जब जाने लगे तो अपने खैमे उतार के साथ लेके चले गए। ऐसे ही बेटा हम काम कर रहे होते हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, हम उसको क्या करते हैं, अवेल करते हैं, उसमें फिक्स एसेट लगाते हैं। फिक्स एसेट लग के कहते हो भाई रॉ मटेरियल वगैरह तो लेकर आओ, थोड़ा बहुत डेटर को क्रेडिट तो दो, कुछ WIP तो रखो, कुछ गोदाम में फिनिश गुड्स तो रखो, ऑर्डर कभी भी आ सकता है। हम कहते हो यार ये तो तू खर्चा करवा रहा है। वो क्या कहता है, ओ भाई जब प्रोजेक्ट वाइंड अप होगा तो जितना कुछ डेटर से लेना होगा वो ले लेंगे, जो रॉ मटेरियल पड़ा होगा वो किसी को बेच देंगे, जो फिनिश गुड्स होंगी वो कस्टमर को बेच देंगे, परेशान ना हो, 0-0 करके निकलूंगा। क्या कहता है, परेशान ना हो, 0-0 करके निकलूंगा। हम कहते हैं तेरी जिम्मेदारी, वो कहता है यार सारा प्रोजेक्ट ही मेरी जिम्मेदारी है भाई साहब, आप तो सिर्फ पैसा लगा रहे हो। अब हम कहते हैं ठीक है, हम उठाकर फिक्स एसेट लगा देते हैं, वर्किंग कैपिटल लगा देते हैं। फिक्स एसेट की रेजिडुअल वैल्यू मिलती है, वर्किंग कैपिटल पूरा मिलता है। ठीक है। अब हमारे कुछ दोस्त होते हैं शरारती, वो कहते हैं अंसारी साहब हैं शेख, अगर इन्हें पहले दिन ही T0 में कहा ना वर्किंग कैपिटल अगले सालों में चाहिए तो ये रिएक्ट करेंगे और लगाएंगे नहीं। वो क्या कहते हैं, अंसारी 20 रुपए का अभी वर्किंग कैपिटल लगा दे, लेकिन यार अगले साल 20 में गुजारा नहीं होगा, 22 तक हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। क्या 22 तक ब्लॉक करना पड़ेगा? मैं ये रख के डस्टर उसे मारूंगा, कहूंगा 20 तो तूने अब ब्लॉक करवा दिया है। कहता है यार 2 और कर दी, 20 और 2। कहता है अंसारी अभी रुक, 30 साल ना 24 चाहिए होगा। मैंने कहा इंसान का बच्चा मन, कहता है यार क्या हुआ, 22 रुका हुआ होगा, 2 और डाल दी। और मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? कहता है यार अंसारी कारोबार में हौसला रखते हैं, जब तेरा प्रोजेक्ट एंड होगा तो जितना तूने ब्लॉक किया होगा सारा वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल की रिलीजिंग। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल की रिलीजिंग। और स्टार्ट में जो लगा रहा हूं उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल की ब्लॉकेज। तो T0 में लगता है और फिर थोड़ा थोड़ा और लगता है, और एंड में जितना लगा हुआ होता है वो सारा वापस आ जाता है। अब रुक जाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल बनाया करते थे, वैल्यूअल लाके क्या देता था? रिवैल्यूड अमाउंट। वो डेस्टिनेशन होती थी, एंट्री चेंज की होती थी। T0 में उसने 10 लगाया, कहता है T1 के एंड तक 12 ब्लॉक रहना चाहिए। अब 12 की T1 में एंट्री नहीं होगी, 2 की, 14 होना चाहिए T2 में, फिर 2 की, 12 तो पहले हो चुका है, 2 की और 17 होना चाहिए, 3 की और 25 होना चाहिए, 8 की और जो आखिरी दिन तक ब्लॉक होगा वो सारे का सारा वापस आ जाएगा। क्लियर? क्या लिखा हुआ? नहीं, अभी तक हमने होगी, और प्रोजेक्ट के एंड में ये रिकवर हो जाएगी, और प्रोजेक्ट के एंड में ये रिकवर हो जाएगी। ए दिले नादा, अगली लाइन में ए दिले नादा, इसमें कई और पॉइंट्स भी आएंगे। ए दिले नादा, इसमें कई और पॉइंट्स भी आएंगे। अब तुम शेखों ने क्या करना है, ये पेज और अगला पेज ब्लैंक रखना है। जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल के पॉइंट्स तुम्हारा माइंड एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में जाता जाएगा, वैसे वैसे मैं तुम्हें चीजें बताता रहूंगा। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर ये पहले दिन बताता तो कंफ्यूज हो जाते, यार ये अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है। इसलिए हर बात का एक वक्त होता है, वहां पर वेट करना है, वहां पर वेट करना है आपने। ठीक है? और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे ये पेपर आपको R2 से भी आसान लगेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता, जिम्मेदारी मेरी। अब लिखे केस नंबर 1, केस नंबर 2, 1 तो हो गया ना, अब केस नंबर 2 इसके नीचे लिखे, इसके नीचे केस 2। ये पहले वाले को केस 1 कह दें, केस 1 पहले हम कर चुके हैं, केस 2 कह दें। T0 में भी ब्लॉक करेंगे,
और अगले सालों में इंक्रीमेंटल ब्लॉक करेंगे, T0 में भी और अगले सालों में इंक्रीमेंटल ब्लॉक करेंगे। जब प्रोजेक्ट का एंड आएगा, क्या कहा, जब प्रोजेक्ट का एंड आएगा सर अंसारी सारा वर्किंग कैपिटल रिकवर करेंगे, सर अंसारी सारा वर्किंग कैपिटल रिकवर करेंगे। पढ़ो जी। जी इन्फ्लेशन भी आएगा, मैंने क्या कहा, अभी काफी केसेस बाकी है, अभी इन्फ्लेशन के बगैर चल रहा हूँ, फिर वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन भी लेकर आऊंगा, एक नई कहानी भी लाऊंगा, पहले लगाऊंगा फिर थोड़ा वापस आएगा, फिर लगाऊंगा फिर वापस आएगा, कभी अप कभी डाउन, कभी आउटफ्लो कभी इनफ्लो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पढ़े भाई। Palika Limited plans to introduce a new product AX which would be used in hybrid cars। कब आया था? ऑटम 18। आप नोट कर रहे हैं, मैं पीछे से आगे की तरफ जा रहा हूं, और जब मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा तो मैं आपको मार्च 24 का पास पेपर करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, इस तरीके से हम चलेंगे, ओल्ड से न्यू की तरफ ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। Initial investment in the new plant including installation and commissioning is estimated at 50 million. The plant is expected to have a useful life of 4 years and would have annual capacity of 2 lakh. बकेट है, बाल्टी है, पानी कितना आ सकता है? जितनी इसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा डालोगे तो गिर जाएगा, यानी इसमें नहीं आएगा। आपने जो फैक्ट्री लगाई है, जो एसेट बनाया है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख। अगर किसी साल डिमांड 2 लाख से ज़्यादा हो गई तो 2 चांस है, या तो कस्टमर को कहोगे भाई सॉरी हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, या फिर आउटसोर्स करोगे, इंट्रो में जाओ, चले गए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाओ, चले गए, रॉ मटेरियल बाय करते थे, ऑर्डर बड़ा आता था तो WIP भी बाय करते थे, और बड़ा आता था फिनिश गुड भी बाय करते थे। ओके, अगर क्वेश्चन में कह दिया कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है जिससे बाय कर सकते हो तो उससे बाय कर लेंगे, बाकी खुद बनाते रहेंगे। ओके, कह सकता हूँ कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर बन गई। कॉस्ट अकाउंटिंग में लिमिटिंग फैक्टर पड़ा हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर पूरा हो जाए तो अगर सेकंड ऑप्शन हो तो बाहर से बाय कर लेते हैं, ना हो तो बाय नहीं करते। अगर मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन भी है और बाइंग का ऑप्शन भी है तो लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली देखते हैं और रैंकिंग करते हैं कि बाइंग की रैंकिंग क्या करें और मैन्युफैक्चरिंग की रैंकिंग क्या करें। वो एरिया यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ अगर ऑप्शन हुआ तो वो बताएगा कि आउटसोर्स कर सकते हो, नहीं बताएगा और डिमांड 2,10,000 पे चली जाएगी तो क्या करोगे? भाई साहब ये टांग ना हिलाएं, मुझे परेशानी हो रही है, आप इस तरह किए जा रहे हैं। जी बड़ी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। शहरोज भाई को पता नहीं, आपको पता किस किस ख्याल में खोए रहते हैं, कुछ ना हो तो टांगे लाना शुरू कर देते हैं। होना इनका कुछ भी नहीं है, ये अक्टूबर भी ऐसे ही चला जाएगा। तुम CFAP पढ़ रहे होगे, जब ये आके बताएंगे ये अक्टूबर भी CFAP होगा ना आप लोगों का, इंशाल्लाह क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो CFAP की रिकॉर्डिंग की तैयारी शुरू कर भाई, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर 2,10,000 डिमांड आई तो 10,000 की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आउटसोर्स ना हुआ तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, 2,10,000 की यूनिट की डिमांड आ गई, तुमने 2 लाख बनाया और 10,000 से कंप्रोमाइज कर लिया। अगले साल वो कहते हैं डिमांड 10% से इंक्रीज हो गई, उससे अगले साल डिमांड
अब बताओ ये जो इंक्रीज लगी है ये 2,10,000 पे लगाऊं या 2 लाख पे लगाऊं? 2,10,000 पे, क्योंकि वर्ड क्या है? डिमांड। ये नहीं है जो तुमने पूरा किया, डिमांड 10% से बड़ी है, तुम पूरा कर सको या अच्छा। और अगर वो कहे 20% से गिर गई फिर भी 2,10,000 पे, तो 2 लाख का डिमांड के अप डाउन से लिखो। नहीं, वो तो खत्म हो गया वर्किंग कैपिटल का। अब कैपेसिटी का पेज बनाएं, क्योंकि कैपेसिटी के भी बहुत से पॉइंट्स आते हैं। फ्रेश पेज ले, शेखों को दिल को कुछ कुछ और अंसारी क्या कर रहा है, तेरी मेहरबानी अभी आ गई, पहले खर्चे आने में लगे हुए। लिखा भाई कैपेसिटी। कैपेसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, कैपेसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, अरसल आपको बुक का रिदम समझ में आ रहा है? समझने ना, इस रिदम से आपने चीजों को कंपाइल करना। क्या लिखा है? कैपेसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड आने पर, तो उस कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड आने पर 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा डिमांड रिजेक्ट कर दी जाए, एक्स्ट्रा डिमांड रिजेक्ट कर दी जाए। नंबर 2, एक्स्ट्रा डिमांड आउटसोर्स कर दी जाए। लिखे रिजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा डिमांड, रिजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा डिमांड लिखे अगर हमने प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट की है, अगर हमने प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट की है और आइंदा आने वाले सालों में, और आइंदा आने वाले सालों में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो वो इंक्रीज परसेंटेज डिमांड पर लगेगी, हमारी प्रोडक्शन फिगर पर नहीं। हमारी बोले प्रोडक्शन फिगर पर नहीं। और अगर डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर बोलो डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो डिक्रीज डिमांड फिगर पर लगेगी, हमारी प्रोडक्शन फिगर पर नहीं लगेगी। और डिमांड की रिडक्शन प्रोडक्शन फिगर पर नहीं करेंगे, डिमांड की फिगर पर करेंगे। ओके हो गया। अब आए जरा क्वेश्चन पे। कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख यूनिट्स। और टी नॉट पे खर्चा कितना है? 50 मिलियन। कितना? 50 मिलियन। द डिमांड ऑफ AX फॉर द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी, कब? T1 में, विच वुड इंक्रीज बाय, तो T2 में कितनी होगी? करो 1 लाख
98,000, 18,000 ऐड करना है ना। इन ईयर 2 एंड ईयर 3, T3 में बताएं, इस पे 10% ऐड करें, 2,17,000 वर्सेस 2 लाख। कैसे सिलेक्ट करूंगा 2 लाख को, क्योंकि मैं 2,17 बना ही नहीं सकता। हाँ, नीचे अगर आउटसोर्स हुआ तो वो बाद में देखूंगा। ओके, क्लियर है। अब आ जाए, हाउएवर इन ईयर 4 द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय, 2 लाख पे लगाऊं या 2,17,000 पे, बताएं जी। T4 में 2,17,800 का 90%, बोले 19,602, भूलोगे तो नहीं, पक्का। आउटसोर्स वाला पॉइंट मेरी तरफ पेंडिंग है, जरा ये अब्सॉर्ब कर लें, इसके 1-2 पास पेपर गुजर जाएं, फिर इंशाल्लाह उस पॉइंट पे आएंगे। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द is estimated at, which is expected to increase by each year। तो इन्फ्लेशन कब से लगेगा, T2, T3, T4। 17 मार्क्स है। वो नोट वाला क्वेश्चन हुआ करता था 17 मार्क्स, जो हमारे रगड़े निकलवा दिया करता था, चीखे निकलवा दिया करता था, करते करते उंगलियां भी रह जाती थी। ये माइलो बच्चा तो माइलो लेके आया करता था क्रैश बैच की क्लास में, ये बैठा होता था, 7 माइलो होते थे, जनाब 1 नोट हो गया 1 माइलो, 2 नोट हो गए 2 माइलो। मुझे नोट बंद करने पड़ते थे, इसके बैग से माइलो खत्म नहीं होते थे माशाल्लाह। चलो, इसलिए इसका नाम मैंने माइलो बच्चा डाला। बता आगे चलो। द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट BL प्रीमिसेस विच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट, दोबारा नया प्लांट इंस्टॉल होगा मेरी बिल्डिंग में जो मैंने इस वक्त किराए पर दी हुई है। तो भाई साहब ये तो हो नहीं सकता प्लांट मेरा लगा वो किराया किराएदार दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बड़ी मेहरबानी आपकी, ये लूज करूंगा। एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट में लिखा है रेंट आता एडवांस में है, आता एडवांस में है, एंड इज सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज पर एनम, और 7% उस पर क्या लगेगी, इंक्रीज लगेगी, 7% उस पर इंक्रीज लगेगी। अब सोच के बताना, जो T1 में रेवेन्यू आएगा, क्या कहा, उसकी प्रोडक्शन T2 में कर दूंगा। नहीं आया ना दिमाग में बात, अंसारी पागल तो नहीं हो गया। सेल पहले कैसे हो सकती है अगर प्रोडक्शन बाद में हो रही है, बिल्कुल सही तुम्हारा दिमाग चला, इसे कहते हैं कारोबारी ज़हन। और अगर होते R1 के स्टूडेंट तो क्या कहते हैं, लिख लो भाई, T1 में सेल हुई, उसकी प्रोडक्शन T2 में हुई। अंसारी ने यही कहा था, जो मैं बोलूं वही लिखना है। यहां ये नहीं होगा, जो तुम्हारा जहन बोलेगा, अगर वो कारोबारी है तो वो सही बोलेगा। अब आप कहोगे प्रोडक्शन पहले सेल बाद में, लिखो प्रोडक्शन पहले सेल बाद में, प्रोडक्शन पहले, प्रोडक्शन पहले सेल बाद में। प्रोडक्शन पहले सेल बाद में। अब मुझे बताएं T1 की सेल लेने के लिए प्लांट कब इंस्टॉल हो रहा है, T0 में हो रहा है। अच्छा, ये हो सकता है पहले प्लांट को रोड पे इंस्टॉल कर देते हैं, जब साल गुजरेगा तो लाके अपनी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर देंगे। तो T0 में जब प्लांट आएगा तो सीधा बिल्डिंग में जाएगा ना, और पेज वहीं ठुकेंगे ना। तो फिर बताओ किराए का किराएदार कब बाहर निकालोगे रिस्पेक्ट से, T0 में। वो किराया नहीं देगा, वो किराया नहीं देगा, आंसू टिप टिप गिरेंगे। कोई कहेगा क्यों रो रहा है, तो कहूँगा आना था नहीं आया, जाना था नहीं गया। 2 चीज़ें सिखाई थी इंट्रो में, आना हो ना आए, आना हो ना आए तो गम है, जाना हो ना जाए तो खुशी है, सिखाया था। लिखो, हमारे बचपन में अंसारी ने सिखाया था, जाना हो ना जाए,
जाना हो ना जाए तो खुशी, जाना हो, बोलो, ना जाए तो खुशी, आना हो ना आए तो गम, आना हो और ना आए तो गम। अब जरा ध्यान से, आज ही किरायादार किराया लेकर आ रहा था, गेट पे पहुंच गया, आपने उसे कहा भाई अंदर ना आ, सामान ये तेरा रखा हुआ था, ये ले जा रहा है। इसलिए कोशिश किया करें किराए पे या तो कोई चीज़ दें ना, और अगर दें तो फिर उस किराएदार को डिस्टर्ब ना करें। हम क्या करते हैं, हम कारोबारी नुक्ता नज़र से अपने बिल्डिंग या कोई चीज़ किराए पे दे देते हैं, वो बेचारा काम चलाता है, जब उसका काम चल जाता है फिर हम उसे ब्लैकमेल देते हैं, या तो किराया बढ़ा या खाली कर। ये ना कीजिएगा, देना है तो फिर लाइफ टाइम दीजिएगा कि फिर उसका कारोबार डिस्टर्ब ना हो। और इंसान लालची साबित हुआ है, कारोबार चलता है तो वो कहता है भाई खाली करें, अब मेरा बच्चे ने ये काम करना है। वो तो खाली कर देगा, लेकिन उसकी बद्दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी को खाली कर देगी। इसलिए ध्यान से भाई, अल्लाह हमें सही अमल की तौफीक दे और लोगों का सोच के चलने की तौफीक दे। अभी तो सिर्फ हम अपना सोचते हैं। जी मेरे बच्चों, आ रहा था बेचारा किराया लेके, मैंने कहा भाई सॉरी, मैं तो अपना प्लांट लगाने लगा हूं, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। यहां तक किराया आ चुका है, जेब में जाएगा, वापिस जाएगा। आना था, नहीं आया, खुशी या गम? गम। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे कहते हैं कहां फेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? T1 में, T0 में? T0 में। अब सुनना जी भाई, the new plant would be installed at BL premises which are presently rented out at, ये जो किराया है ये आज वाला किराया है या जो मैं ले चुका वो है? जो मैं ले चुका वो है, क्योंकि भाई जब वो किराया देने आ रहा होगा, जब वो किराया देने आ रहा होगा तो जो किराया उसने पिछले साल दिया वो लेकर आ रहा होगा या इंक्रीज करके ला रहा होगा? अब यहां पर दो अजम्पशन लिए जा सकते हैं। एक अजम्पशन कि प्रेजेंटली का वर्ड है तो इसमें इंक्रीज आ चुका। दूसरा अजम्पशन, प्रेजेंटली का मतलब कि किराएदार को अभी हमने किराए पर दिया हुआ है, ये वो प्रेजेंटली है। एक प्रेजेंटली का मतलब क्या है कि अभी ये किराए पर दिया हुआ है। दूसरे प्रेजेंटली का मतलब इस वैल्यू में इस साल का इन्फ्लेशन शामिल है। लिखें इस प्रेजेंटली का, बुक में लिखें, इस प्रेजेंटली के दो मीनिंग लिए जा सकते हैं। बिल्डिंग किराए पर चढ़ी हुई है, बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, बिल्डिंग किराए पर दी हुई है। एक प्रेजेंटली का मतलब ये है कि इस वक्त ये बिल्डिंग किस पर है? किराए पर है। दूसरा इसका मतलब क्या लिया जा सकता है? इस पीरियड का इन्फ्लेशन ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका है, इस पीरियड का इन्फ्लेशन ऑलरेडी इसमें शामिल, बोले, हो चुका है। आई कैप पहला वाला अजम्पशन ले रहा है, आई कैप बोले पहला वाला अजम्पशन ले रहा है, यानी आज किराया लेता तो ये ना लेता, इसमें 7% ऐड करके लेता। करो जरा 7% ऐड, 1.8 में 7% ऐड कर दो, ठीक है। ये T0 में ले रहा हूं, फिर इसमें कितने परसेंट ऐड करता रहूंगा? 7%। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से शुरू हो गई? T0 से। पीरियड पूरे करूं या रेंटल्स पूरे करूं? रेंटल्स पूरे करूं। कितने करूंगा? T0, T1, T2,
अच्छा, अब इसकी टैक्स सेविंग होगी या टैक्स का खर्चा होगा? टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि ये आउटफ्लो है। अगर ये मेरा इनफ्लो बनता तो मैं इस पे टैक्स देता, ये मेरा इनफ्लो नहीं बना तो टैक्स सेव हुआ, तो इस पे टैक्स की सेविंग होगी। दो टैक्स सेविंग मिलती है। खर्चा हो जाए तो टैक्स की सेविंग, इनकम कम हो जाए तो टैक्स की सेविंग। सुनते जाओ, इनकम अप हो जाए तो टैक्स का एक्सपेंस, एक्सपेंस डाउन हो जाए तो टैक्स का एक्सपेंस, टैक्स का एक्सपेंस। अब गौर से बात सुनना, T0 में आउटफ्लो हुआ, अब अजम्पशन दो ली जा सकती है। एक तो T0 में ही टैक्स की सेविंग हो गई, लेकिन हमने कहा था टैक्स कब असेस होता है? साल के एंड में। तो T0 वाली टैक्स सेविंग कब मिलेगी? T1 में। कहीं ये पॉइंट पहले सिखाया, भूलना नहीं है, पुराने बच्चे भूलना नहीं है, दबा दूंगा गले तुम्हारे में। बोलो, इनिशियल कैपिटल अलाउंस कब मिला था? T0 में। उसकी सेविंग कब ली थी? T1 में। ये खर्चा कब हुआ? T0 में। इसकी सेविंग कब मिलेगी? T1 में। और T1 वालेगी T2 में, T2 वालेगी T3 में। डेप्रीसिएशन के लिए पहले साल दो टैक्स सेविंग इकट्ठी हो जाती है। बाकी सारे आउटफ्लो के लिए अगर पहला T0 में है तो उसकी सेविंग T1 में, और T1 वालेगी T2 में, T2 वालेगी और T3 वालेगी। लिखो जी, वो किसके लिए कहा ये नहीं बताया अभी, ठीक है। T0 में होगा तो T1 में, लेकिन फिर वही पॉइंट बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं लिख लो पहले, वही अजम्पशन बताने लगा हूं। बच्चों यहां पर दो पॉइंट इस तरह बनाए, T0 के खर्चे, हेडिंग बनाए T0 के खर्चे, T0 के खर्चे। टाइम हो गया, सॉरी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, टाइम पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह इधर रखिएगा यार, कल आकर इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। ये जरा तस्वीर ले लीजिएगा ताकि कल हम इसी को अंडरलाइन करके चलें। अल्लाह हाफिज।